हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो जून 2025 में होने जा रहा है। इसमें जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है इसका पेपर 2, इसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 13th लेक्चर वीडियो है। 12 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, राइट। और एक बात और है, इस सीरीज में मैं 2017-18 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए ना वो सब मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। और एक बात और है कि पिछले 12 लेक्चर वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं एंड आने वाले लेक्चर्स में मैं बाकी क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ये जो क्वेश्चन है जून 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उससे आया है क्वेश्चन कि एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट से रिलेटेड कुछ आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताना है। ठीक, तो सबसे बड़ी बात है कि ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे व्हेन यू हैव आइडिया अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट। जब आपको पता होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होती है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है। देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब क्या है, स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क। यानी अगर बात करें किसी भी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट या सर्विस रेंडर की जा रही है, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्विस रेंडर कर रही है या प्रोडक्ट बना रही है, तो उसमें स्टैंडर्ड कितना खर्चा आना चाहिए, एक बेंचमार्क। यानी अगर नॉर्मल पेस में एक एवरेज लेबर उस काम को करता है, ठीक है, सारी कंडीशंस अगर नॉर्मल है तो उस काम को करने में कितना खर्चा आना चाहिए, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। जबकि जो एस्टिमेट करना मतलब अनुमान लगाना, जबकि एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होती है कि पास डेटा को देख के, हिस्टोरिकल कॉस्ट को देख के अनुमान लगाया जा रहा है कि कितना खर्चा आगे आएगा, दैट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट। देखिए मैंने लिखा है जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है ये क्या होती है, प्री डिटरमाइन, यानी पहले से डिटरमाइन की जाती है कॉस्ट। एंड इसका यूज होता है कॉस्ट कंट्रोल के लिए, यूज होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट का। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है कॉस्ट अकाउंटिंग की, जिसका यूज होता है फॉर कॉस्ट कंट्रोल पर्पस, फॉर बजटिंग पर्पस। ठीक है, एंड ये देखिए लिखा मैंने कॉस्ट कंट्रोल पर्पस के लिए, एंड इससे इफिशिएंसी भी मेजर होती है। एंड बात करें कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है ये बार बार चेंज नहीं होती है, बहुत फ्रिक्वेंटली रिवाइज नहीं होती है। एक बार ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी साइंटिफिक तरीके से किसी प्रोडक्ट या किसी प्रोसेस का स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया है तो फिर वही रहेगा, वो बार बार बहुत फ्रिक्वेंटली रिवाइज नहीं होता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इज रिलेटिवली स्टेबल, ये स्टेबल होती है। जबकि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, ये प्रोजेक्शन बेस्ड होती है, अनुमान लगाया जाता है हिस्टोरिकल डेटा को देख करके। ठीक है, एंड ये जो होता है कॉस्ट कंट्रोल के पर्पज से ये यूज नहीं होती है। और एक बात और है, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो बेसिकली क्या है, व्हाट द कॉस्ट शुड बी, कॉस्ट होनी क्या चाहिए, वो है स्टैंडर्ड कॉस्ट। एंड व्हाट द कॉस्ट विल बी, कॉस्ट होगी क्या, दिस इज एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक, तो मैंने आपको काफी कुछ बता दिया स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहला क्या है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक एनालिसिस एंड इंजीनियरिंग स्टडी, while estimated cost are based on historical basis। तो हाँ, ये स्टेटमेंट तो सही है। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो इंजीनियरिंग स्टडी पे बेस्ड होता है, साइंटिफिक एनालिसिस पे बेस्ड होता है, जबकि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है हिस्टोरिकल डेटा पे, हिस्टोरिकल बेसिस पे होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। तो हमें पहले ही करेक्ट मिल गया, तो यानी हमें समझ में आ गया ये तीनों तो गलत है। पर चलिए पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट एम्फसाइज ऑन व्हाट कॉस्ट विल बी, स्टैंडर्ड कॉस्ट एम्फसाइज करता है कि कॉस्ट, व्हाट कॉस्ट विल बी, एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट एम्फसाइज करता है व्हाट कॉस्ट शुड बी। तो ये इन्होंने जस्ट अपोजिट बता दिया। स्टैंडर्ड कॉस्ट जबकि एम्फसाइज करता है कि कॉस्ट होनी क्या चाहिए, व्हाट कॉस्ट शुड बी, एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट करता है कि व्हाट कॉस्ट विल बी। ठीक है, जस्ट अपोजिट बता दिया, तो ये रॉन्ग है। अगला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट आर मोर फ्रिक्वेंटली रिवाइज, तो ये तो गलत है ना। मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड कॉस्ट एक बार साइंटिफिक तरीके से, इंजीनियरिंग स्टडी से एक बार स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट की गई तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली रिवाइज नहीं होती है, तो यहाँ पे तो जस्ट अपोजिट लिखा है।
अगला क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट आर मोर स्टेबल। तो मैंने बताया एस्टिमेटेड स्टेबल नहीं होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टेबल होती है एज कंपेयर टू एस्टिमेटेड कॉस्ट, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट एक बार साइंटिफिक तरीका इंजीनियरिंग मेथड से एक बार स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर ली गई, फिर कुछ समय तक वही रहती है जब तक कंडीशंस चेंज न हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जून 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे या पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच कराना है लिस्ट वन को लिस्ट टू से। लिस्ट वन क्या है, क्रिटिकल कंट्रोल स्टैंडर्ड, एंड लिस्ट टू क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स है। ठीक है, क्रिटिकल कंट्रोल स्टैंडर्ड में आया है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, कॉस्ट स्टैंडर्ड, रेवेन्यू स्टैंडर्ड, प्रोग्राम स्टैंडर्ड। ठीक है, एंड क्रिटिकल पॉइंट क्या है, यानी ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो स्टैंडर्ड कैलकुलेट किए जा रहे हैं, ये किन पॉइंट पे, किन क्रिटिकल पॉइंट पे कैलकुलेट किए जा रहे हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं ये। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, लेबर आर पर यूनिट ऑफ आउटपुट, टाइमिंग ऑफ प्रोडक्शन, एवरेज सेल्स पर कस्टमर। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है रेवेन्यू स्टैंडर्ड। रेवेन्यू स्टैंडर्ड, रेवेन्यू इज रिलेटेड विद सेल्स। रेवेन्यू किससे रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड है ना, जितनी सेल्स होगी उतना रेवेन्यू आएगा। तो रेवेन्यू स्टैंडर्ड कैलकुलेट करना है तो उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, एवरेज सेल्स पर कस्टमर होगा, क्योंकि और कोई भी सेल्स से रिलेटेड नहीं है, तो ये तो इसी से मैच हो रहा है। अगला क्या है, कॉस्ट स्टैंडर्ड। कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से रिलेटेड है, तो ये क्या होगा, कॉस्ट, और कहीं बात हो रही है कॉस्ट की, केवल यहां बात हो रही है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। तो बी किससे मैच होगा, फर्स्ट से। तो देखिए बी फर्स्ट से कहां मैच हो रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। सी फोर से कहां मैच हो रहा है, सी फोर से यहां मैच हो रहा है। वैसे ही मुझे पता चल गया आंसर इज ए, आंसर ए है। पर चलिए बाकी भी देख लेते हैं। अगला क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब क्या है, आउटपुट से रिलेटेड है। फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब क्या है, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ आउटपुट से रिलेटेड है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड किससे, यहाँ कहाँ मैच होगा, इससे होगा ना, लेबर आर पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी पर यूनिट ऑफ आउटपुट में कितना लेबर लग रहा है। ठीक है, कितना लेबर आर लग रहा है, लेबर के कितने घंटे लग रहे हैं एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में। तो ये क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी ए किससे मैच हो रहा है, सेकंड से। ए देखिए सेकंड से ये मैच हो रहा है। ठीक है, अगला क्या है, प्रोग्राम स्टैंडर्ड, यानी टाइमिंग ऑफ प्रोग्राम क्या है। ठीक है, टाइमिंग ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो डी किससे मैच हो रहा है, थर्ड से। तो वैसे भी समझ में आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इसकी एक्सप्लेनेशन है, एक बार आप देखना चाहें तो देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं, रेवेन्यू किससे रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है, इसलिए ये वाला। कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से रिलेटेड है, तो इससे। फिजिकल स्टैंडर्ड यानी नंबर ऑफ यूनिट या आउटपुट से रिलेटेड है, इसलिए इससे। प्रोग्राम बेसिकली क्या है, टाइमिंग से रिलेटेड, यानी प्रोडक्शन की टाइमिंग क्या होगी, उससे रिलेटेड है, इसलिए वहां मैच हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, एक बार रीड कर लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 2018 में। क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, इन्वेंट्री टर्नओवर जो टॉपिक है ना, उससे रिलेटेड है। एक फर्म है जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर कितना है, 3, एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 2,70,000। विद बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी और इन्वेंट्री को बेटर मैनेज किया गया, तब इन्वेंट्री टर्नओवर इंक्रीज हो गया कितना, 5। ठीक, अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो 5 हो गया, तो दिस वुड रिजल्ट इन, इससे क्या हुआ, इससे इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई 90,000 से, इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई 36,000 से, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हो गया 20,000 से, या इन्वेंट्री बढ़ गई 54,000 से। क्या हुआ इन चारों में, ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं मार्क करूंगी, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कुछ कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है इस क्वेश्चन में, बट बहुत ही आसान है। देखिए, अ फर्म हैज, तो इसके लिए आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इन्वेंट्री टर्नओवर के बारे में पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर सबसे पहले होता क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर यानी इन्वेंट्री कितनी बार टर्नओवर हो रही है, यानी कितनी बार ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री आ रही है और कितनी बार जा रही है इन अ पर्टिकुलर पीरियड। किसी महीने में या किसी साल में इन्वेंट्री कितने बार आ रही है, इन्वेंट्री मतलब रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड कितना आ रहा है और फिनिश गुड कितना बिक रहा है, तो ये कितनी बार हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम इन्वेंट्री इज सोल्ड एंड रिप्लेनिश्ड। देखिए मैंने लिखा है,
इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब कितनी बार कंपनी में इन्वेंट्री बिक रही है और फिर से फिल हो रही है एक साल में, तो इसको कहा जाता है इन्वेंट्री टर्नओवर। पहले कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर कितना था 3, बाद में बेटर इन्वेंट्री टर्नओवर हुआ तो कितना हो गया 5। तो आपको बताना है कि जब 3 से 5 हुआ तो इन्वेंट्री पे क्या असर पड़ा। ठीक, तो इसके लिए एक तो बात है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये इसका फॉर्मूला है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो जरा हम एवरेज इन्वेंट्री निकालें। एवरेज इन्वेंट्री में कहाँ लिखूं, चलिए अच्छा यही लिखती हूँ, येलो से लिखती हूँ तब दिखेगा। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या है? एवरेज इन्वेंट्री इज, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ, दोबारा फिर से लिखती हूँ येलो से। सबसे पहले ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। पहले इन्वेंट्री कितनी थी? पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना था 3, बाद में कितना हो गया 5। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 2,70,000। ठीक है, तो हम बात करें कि जब इन्वेंट्री, ये जो पहले जब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो 3 था, जब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3 था, तब एवरेज इन्वेंट्री कितनी थी? तब एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है तो मैं क्या करूं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है 2,70,000 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है 3, कितना आ गया 90,000। यानी जब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3 था, तब एवरेज इन्वेंट्री कितनी थी 90,000। और जब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 हो गया, एवरेज इन्वेंट्री कितनी होगी? जब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 हो गया, उस समय भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था 2,70,000। देखिए एवरेज इन्वेंट्री जब 3 था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो एवरेज इन्वेंट्री थी 90,000। जब 5 हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो एवरेज इन्वेंट्री, तब एवरेज इन्वेंट्री ये क्या है, अच्छा, तब एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो गई? आपको विजिबल है ना, एक बार देख लीजिए क्या विजिबल है। तब कितनी होगी? तब इसको काटते हैं, ये कितना आ जाएगा 5 और 204, 54,000। ठीक है, तो ये कितनी है? जब एवरेज इन्वेंट्री, जब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 5, तो ये है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जब 3 है तो 90,000 है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट हुआ, ठीक है, जितनी फास्ट इन्वेंट्री रोटेट करेगी यानी उतना बढ़िया इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट जब बेटर हो गया, ठीक है, जब 5 हो गया, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, घट के कितना हो गया 54 हो गया। तो पहले कितना था? पहले था 90,000, बाद में कितना हो गया 54,000। तो यानी डिफरेंस कितना आ गया? ये हो गया 853, यानी 36,000 से इन्वेंट्री कम हो गई। यानी हमें समझ में आ गया यहाँ पे कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि इन्वेंट्री 36,000 से रिड्यूस हो गई। ये बात समझ में आई? ये क्वेश्चन समझ में आया? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पहले कितना था? पहले था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उतना ही था 2,70,000, 2,70,000 इतना ही था। ठीक है, फिर उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बढ़ गया, इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज करने लगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बढ़ गया 5 हो गया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उतना ही है। तो आपको बताना है कि एवरेज इन्वेंट्री में क्या चेंज आया, क्योंकि ये चारों ऑप्शन एवरेज इन्वेंट्री से रिलेटेड है। तो एवरेज इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई, कितने से? 36,000 से डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा एक बार ये देख लीजिए, यहाँ पे कैलकुलेशन भी किया हुआ है। ठीक है, दिसंबर 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। और आगे बढ़ने से पहले ना मैं थोड़ा सा, जो मेरे चैनल पे जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें मैं बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये सारे सब्जेक्ट मेरे फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोडेड है। एक बार हट जाती हूँ, ठीक है, ये दिख रहे हैं आपको। तो ये सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट, सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी हुई है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा।
एंड कॉमर्स का जो सिलेबस है, इसको लेके कोई डाउट है कि नेट के एग्जाम में सिलेबस क्या है, तो उस पर भी सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, इसको भी आप रेफर कर सकते हैं। एंड यहाँ तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। एंड नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरी एप्लीकेशन है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कैश बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट, यानी कैश बजट को बनाने के कुछ मेथड्स हैं। ये कैश बजट में अपने चैनल पे डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, इसके मेथड्स भी मैंने बताए हैं, उन पर न्यूमेरिकल भी कराया है। तो आपको बताना है कौन सा मेथड नहीं है। ठीक, 4 मेथड के नाम यहाँ पे लिखे हैं। प्रो फार्मा बैलेंस शीट मेथड, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, एडजस्टेड नेट इनकम मेथड, कैश साइकिल मेथड, ये 4 मेथड के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा मेथड नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको कैश बजट बता देती हूँ, कैश बजट होता क्या है। तो कैश बजट एक बेसिकली बजट है, एक टाइप ऑफ बजट है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का जो कैश फ्लो हुआ है, कितना कैश आया है, कितना कैश गया है, कितना कैश रिसिप्ट हुआ है, कितने कैश का पेमेंट हुआ है, इसका पूरा डिटेलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड कैश बजट। ठीक है, तो कैश बजट एक डॉक्यूमेंट है, कैश बजट एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बिजनेस का कैश फ्लो एक पर्टिकुलर पीरियड का होता है। ठीक है, एंड कैश बजट को बनाने के 3 मेथड होते हैं, यहाँ पे 4 मेथड है यानी एक तो गलत है ही। ठीक है, इसको बनाने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, बहुत पॉपुलर मेथड है। सबसे पहला है रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। दूसरा क्या है, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। तीसरा क्या है, बैलेंस शीट मेथड। ठीक, तो यहाँ पे ये जो 4 मेथड दिए हैं ना, इसमें पहला है प्रो फार्मा बैलेंस शीट मेथड, तो यहाँ ये होता है बैलेंस शीट मेथड। अगला है रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, तो ये भी है। एडजस्टेड नेट इनकम मेथड का एक दूसरा नाम भी है, एडजस्टेड नेट इनकम मेथड जो है, इसका दूसरा नाम है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। ये देखिए, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड, तो ये भी है। बट कैश साइकिल मेथड ऐसा कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन डी, दिस इज नॉट द मेथड, ये नहीं है। ठीक है, तो डी आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किससे रिलेटेड है, पीवी रेशियो से रिलेटेड है। हाँ, पीवी रेशियो। अगला क्वेश्चन पीवी रेशियो से रिलेटेड है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कंपनी प्रपोज टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, यानी कंपनी ने प्रपोज किया है कि वो एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेगी। कंपनी वांट्स टू मेंटेन पीवी रेशियो एट 25%। कंपनी पीवी रेशियो मेंटेन करना चाहती है 25% पे। ठीक है, ठीक है। इफ द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज, पीवी रेशियो दिया गया है आपको 25%, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट आपको दी गई है 300, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन समझ में आया। एक कंपनी है, उसने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, वो पीवी रेशियो 25% मेंटेन करना चाहती है, वेरिएबल कॉस्ट 300 है, तो आपको क्या पता करना है, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे व्हेन यू हैव आइडिया अबाउट पीवी रेशियो। अगर आपको पीवी रेशियो पता है, कंट्रीब्यूशन पता है, तब ये आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, बाकी नहीं कर पाएंगे तो मैं हूं बताने के लिए, बताती हूँ कैसे होगा। वैसे इसके न्यूमेरिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस पे भी सेपरेट वीडियो बना हुआ है, काफी सारे न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस किए हैं। जून 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है सी बाई एस। ये रेशियो का फॉर्मूला है सी बाई एस। सी इज कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, एस इज सेलिंग प्राइस, एस इज सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और नीचे था ही पहले से सेलिंग प्राइस। एंड इधर क्या है, पीवी रेशियो, इधर क्या है, पीवी रेशियो। हमारा ये फॉर्मूला बन गया है। पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू सेलिंग, सीधा दिख रहा है, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब करना शुरू करें। देखिए पीवी रेशियो हमें दिया है क्या क्वेश्चन में, हाँ दिया हुआ है। बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, पीवी रेशियो क्वेश्चन में दिया है, हाँ पीवी रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे मैं लिखती हूँ, पी रेशियो इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। ठीक,
पीवी रेशियो क्वेश्चन में दिया है, हाँ दिया है 25%। 25% मतलब 25/100। सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट है 300 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। ठीक, तो करें इसको। इसको मैं लिख सकती हूँ 0.25, 0.25 इक्वल्स टू सेलिंग, ये है 0.25 और ये मैं सेलिंग प्राइस को इधर ले जाऊं, 0.25 मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस 300। ठीक है, अब वो 300 को मैं इस तरफ ले आती हूँ, 300 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस 0.25 सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये क्या होगा, 300 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.25 कितना होगा, 0.75 सेलिंग प्राइस। यहां तक समझ में आया। 300 इक्वल्स टू, तो यहां लिखते हैं 0.75 सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय 0.75। इसको मैं नीचे ले आई। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकती हूँ 300 बाई 75 और ये नीचे का 100 ये ऊपर गया, 0.75 है ना, यानी 75/100 तो ऊपर गया ये। ठीक है, अब मैं इसको ये काटती हूँ, कितना आ जाएगा, चलिए पहले 5 से काटते हैं। 5 से काटा, ये आ जाएगा 60, 5 से काटा 1 और ये 5। ठीक है, अब ये 15 4 जा तो आ गया 400, तो 400 इज द सेलिंग प्राइस, ये आ गया। ठीक है, बेसिकली ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूले में सारी चीजें हमें पता है, केवल सेलिंग प्राइस की जगह पे सेलिंग, सारी चीजें पता है, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो 400 आया आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये एक बार देख लीजिए, यहाँ पे भी सॉल्व किया हुआ है, मतलब आगे तक नहीं किया है, यहाँ तक फॉर्मूले तक किया हुआ है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड है अगला क्वेश्चन। अगला क्या है कि फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन क्या है कि फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एलोकेशन। ये कुछ स्टेप दिए गए हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के, आपको बताना है सीक्वेंस इसका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगेन तभी कर पाएंगे व्हेन यू हैव आइडिया अबाउट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का एक मेथड है जिसमें क्या किया जाता है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उन्हें एक्टिविटी पे असाइन करते हैं। देखिए किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर होने में या सर्विस रेंडर करने में बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में उन एक्टिविटी का क्या खर्चा है, ठीक है, उस एक्टिविटी की क्या कॉस्ट है वो निकाली जाती है और वहां से उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की कॉस्ट निकाली जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग मेथड है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यानी कॉस्टिंग का वो तरीका जिसमें उस प्रोडक्ट को बनने में जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं उन एक्टिविटी की कॉस्ट निकाली जाती है और उसको सम किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और ये ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा बढ़िया, ज्यादा प्रिसाइज मेथड है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड से, ज्यादा अच्छा मेथड है। एंड इसके स्टेप्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई किया जाता है एक्टिविटी, यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व है वो सबसे पहले निकाली जाती है, वो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है। उसके बाद उस एक्टिविटी का क्या खर्चा है, उस एक्टिविटी की क्या कॉस्ट है वो निकाली जाती है। उसके बाद आइडेंटिफाई किया जाता है कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है, जो कॉस्ट ड्राइवर है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट ड्राइवर रेट। ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाला जाता है। ठीक, और उसके बाद जो है एलोकेट किया जाता है कॉस्ट टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये तरीका यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे है, सबसे पहला 5 जो स्टेप है, देखिए इसमें सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेन एक्टिविटी। तो हाँ, यही तो सबसे पहला स्टेप है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो ये हो गया नंबर 1। फिर कलेक्शन ऑफ कॉस्ट पूल, कलेक्शन ऑफ कॉस्ट पूल बेसिकली उस एक्टिविटी की कॉस्ट निकाली जाती है। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेप है। फिर उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर डिटरमाइन किया जाता है, तो वही है देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, तो यही तीसरा स्टेप है।
फिर ये जो कॉस्ट ड्राइवर है इनके रेट निकाले जाते हैं, तो ये चौथा स्टेप है। ठीक है, यही तो सीक्वेंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगला क्या है, चार्जिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी टू प्रोडक्ट, यानी अब वो जो एक्टिविटी की कॉस्ट है उसको चार्ज किया जाता है प्रोडक्ट पे या सर्विस पे। तो यही तो पांचवा स्टेप है। तो सीक्वेंस तो यही है, ए बी सी डी ई, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड एक बार देख लीजिए, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है या पढ़ना है तो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, हाँ, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये जो टॉपिक है ना, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यानी जब प्रोडक्ट को बनाया गया तो उसकी मटेरियल की जो कॉस्ट है उसमें क्या वेरिएशन आया, स्टैंडर्ड कॉस्ट ये लगनी थी, एक्चुअल कॉस्ट ये लगी, तो जो वेरिएशन आया उसी को कहा जाता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। एक प्रोडक्ट है, उसको रिक्वायर्ड था कितना, 10 केजी ऑफ मटेरियल एट द रेट ऑफ ₹5 पर केजी, ऐसा लगना चाहिए था। बट एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को बनने में जो कंजप्शन हुआ मटेरियल का, मैन्युफैक्चरिंग में जो कंजप्शन हुआ मटेरियल का, वो कितना लगा, 12 केजी मटेरियल लगा एट द रेट ऑफ ₹6 पर केजी लगा। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, प्रोडक्ट को बनने में लगना कितना चाहिए था, स्टैंडर्ड ये क्वांटिटी एंड रेट क्या था, 10 किलो और 5 किलो के रेट से था, लेकिन जब एक्चुअली में बनाया गया तो 12 किलो लगा ₹6 के रेट से। तो आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करना है, इसके साथ ये भी बताना है कि वो फेवरेबल था कि अनफेवरेबल था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बेसिकली इसके लिए चाहिए स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, इसका डिफरेंस आपको निकालना है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट इस प्रोडक्ट की कितनी थी, कितना लगना चाहिए था, 10 किलो मटेरियल लगना चाहिए था ₹5 के रेट से। ठीक है, जब एक्चुअल में बनाया तो कितना लगा, 12 किलो मटेरियल लगा बनाने में ₹6 के रेट से। तो ये कितना आया, 50, 12 6 जा 72, तो कितना आया, -22। ये आया -22, ये निगेटिव में आया है, इसका मतलब क्या है कि अनफेवरेबल है। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट को बनने में कितना खर्चा आना चाहिए था, ₹50, आया कितना, ₹72। लगना कितना चाहिए था, ₹50, लगा कितना, ₹72। प्रोडक्ट महंगे में बना है तो ये क्या है, अनफेवरेबल है, वैसे भी हमें समझ में आ रहा है। और यहाँ पे निगेटिव साइन आया है तो इस ये भी शो कर रहा है कि ये अनफेवरेबल है। तो यानी आंसर इज 22 अनफेवरेबल। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दिसंबर 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए बस आज मैं यहीं तक रखती हूँ। ठीक है, अगले लेक्चर में अब हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर किया करिए, आपकी एक एक लाइक एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, आपके लिए आजकल मैं हर दिन एक वीडियो ला रही हूँ, तो प्लीज हमें भी मोटिवेट करते रहा करिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।